गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। अभी तक की जो सीरीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कैसे करते हैं, ये पढ़ा हमने। इसके बाद हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा। कूलम्स लॉ में जो है उसका इंडिकेशन क्या होता है, सारा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन एम क्या होता है, वो सब हमने डिटेल में पढ़ा है। इसके बाद जो है फिर हमने कूलम्स लॉ की डिपेंडेंसी जो होती है मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ जो होता है वो आगे कैसे एक्सटेंड करते हैं उसको भी हमने बताया हुआ है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में हम उसके न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं। एसएचएम उसका एक एग्जांपल है जहाँ पे हम एसएचएम की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। और उसके न्यूमेरिकल्स कूलम्स लॉ के अभी तक हमने 2 लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, आप अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। बोर्ड में बेनिफिट होगा और आपको कंपटीशन में भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों के सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। आईआईटी जेईई या नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आप आराम से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। आप पहले उसको देखिएगा तो आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था। तो बेसिक ओवरव्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हमने बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे वेरी करता है, क्या होता है वो हमने बताया, उसका फार्मूला डिड्यूस किया। इसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी मीडियम पे कैसे होती है वो हमने बताया, ठीक है। मीडियम में बाई के हो जाता है, बाई एप्सिलॉन आर हो जाता है। तो किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, कम हो जाता है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में कम हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी था वो भी मीडियम में क्या होता है, कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ इसके बाद हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। मीन्स मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट चार्जेज हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। मीन्स वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एक एक चार्ज से सबका वेक्टर सम ऑफ करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक हमने किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, KQ/R² आया था। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ये हमने इसके पहले किया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम और पॉइंट चार्ज या चार्ज सिस्टम में तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप यूज़ करके कर लेंगे, लेकिन अगर कोई कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है, ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि हम जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले समझ लें, ठीक है। बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझे हम वो टॉपिक नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये कंपटीशन में है, बोर्ड में कंपटीशन में तो है ही, बट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यहीं तक तीनों जो बताऊंगा मैं, टाइप कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। तो बोर्ड में बस फार्मूले तक लिमिटेड है, लेकिन कंपटीशन में क्या है, उसको एक्सपेंड करके उसका यूज बताया जाता है कि न्यूमेरिकल में उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड और कंपटीशन में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। बोर्ड में केवल फार्मूले तक ही लिमिटेड है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके उसका एप्लीकेशन करना न्यूमेरिकल में, कैसे हम डिफरेंट चार्ज सिस्टम लेते हैं, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, तो वो आपका कंपटीशन में आएगा। क्लियर हो गया। चलिए इस टॉपिक का हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड। साफ क्लियरली लिखा हुआ है, बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो 3 टाइप का होता है। बेसिकली कितने टाइप का होता है, वो 3 टाइप का होता है। तो वो तीनों टाइप पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीनों टाइप, उसके बाद 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो तीनों टाइप में सबसे पहला जो हमारा है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो हमारा सेकंड है, सेकंड वो है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दो हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स 1D बॉडीज, जितनी भी 1D बॉडीज होंगी इसमें हम क्या बोल सकते हैं, 1D, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2D बॉडीज बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल बॉडीज। ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉडीज, 2 डायमेंशनल बॉडीज, एंड इसको हम बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल बॉडीज। ठीक है, तो इन तीनों पे चार्ज को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यही यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तीनों पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसमें लेंथ के कंपेयर में उसका विड्थ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, निग्लिजिबल है, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल। ठीक है, जैसे लीनियर वायर हो गया, लीनियर थ्रेड हो गया, लीनियर रॉड हो गया, ये सब क्या है, इसको हम 1 डायमेंशनल बॉडी में कंसीडर करेंगे, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यूज़ करेंगे वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे जो 1 डायमेंशनल बॉडी होंगी। लेकिन जो 2 डायमेंशनल बॉडी है जहाँ पे ब्रेड्थ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे ब्रेड्थ होगा, जैसे प्लेन है कोई, शीट है कोई, ठीक है, डिस्क है, ये सब जो है हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल बॉडीज में आएगा। अब ये 2 डायमेंशनल बॉडीज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे क्योंकि सरफेस क्या है, 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल बॉडीज जो होती हैं उनमें अप्लाई होगा, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए। क्लियर हो गया। अब 3D की बात आती है। 3D में क्या है, जहाँ पे तीनों डायमेंशन कंसीडर हो, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों अगर कंसीडर होंगे तो उसको हम बोलेंगे 3D बॉडीज। 3D बॉडीज 3 डायमेंशन, जैसे आपका सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर हो गया, ये सब टाइप की जो बॉडीज हैं, कोन हो गया, ये सब क्या है, हमारे 3D बॉडीज हैं। इनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, तो 3D बॉडीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। आप नोट कर लीजिए तीनों को, पहले आप सबसे पहले तीनों को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे तीनों का अलग अलग सिंबल होता है, तीनों का अलग अलग सिंबल होता है। इसका सिंबल होता है लैम्डा, इसका सिंबल होता है सिग्मा, और इसका सिंबल होता है रो। तीनों का, ये है हमारा कूलम पर मीटर, ये है हमारा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये हमारा कूलम पर मीटर क्यूब। तो दोनों का यूनिट के साथ में हमने लिख दिया है, कूलम पर मीटर लैम्डा, कूलम पर मीटर स्क्वायर सिग्मा, एंड कूलम पर मीटर क्यूब रो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या इसमें क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारे पास ये एक पतली सी रॉड है, ये एक पतली सी रॉड है या वायर है या थ्रेड है, कुछ भी आप मान सकते हैं, कुछ इस तरह से। इस पे हमको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पे हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मीन्स मान लीजिए आप इस पे क्यू चार्ज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक, चलिए क्यू चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्या होगा, लीनियरली स्प्रेड हो जाएगा, लीनियरली स्प्रेड हो जाएगा। मीन्स इस पे
इस तरह से लीनियरली क्यू चार्ज स्प्रेड हो जाएगा और पूरी लेंथ पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वायर या रॉड है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए इसका जो लेंथ है, सपोज हमने इसका जो लेंथ लिया है वो L है, ठीक। इसका लेंथ मान लीजिए L है, तो L लेंथ पे कितना चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो इसके पीछे रीजन है। हम यूनिट लेंथ पे क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के मान लो बहुत लंबा वायर है, आपको पता नहीं है, उस पे चार्ज निकालना है। लेकिन अगर आपको यूनिट लेंथ पे चार्ज अगर दिया है, यूनिट लेंथ, जैसे आप सिंपल सी चीज़ है कि एक पेन का प्राइस है 10 रुपीज़, तो 100 पेन का प्राइस आप फटाफट फाइंड कर लोगे। इसी तरह से अगर एक यूनिट पे चार्ज आपको पता लग गया तो कितना यूनिट लेंथ है, कितना लेंथ है, 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, कितना लेंथ है, उस पर आप फट से फाइंड कर लोगे। बट उसके लिए एक यूनिट पे आपको पता होना चाहिए। सेम इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, एक यूनिट में चार्ज अगर आपको पता होगा, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, तो जितनी भी लेंथ दिया होगा उस पर आप टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। तो चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू Q by L and this is equal to lambda, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस लैम्डा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका यूनिट ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, कूलम पर मीटर। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि कोई बोला कि छोटी सी लेंथ एक कंसीडर किया, एक डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर किया, उसमें क्या होगा। तो डिफरेंशियल लेंथ, मान लो हमने एक डिफरेंशियल लेंथ ये छोटा सा हमने कंसीडर कर लिया। मान लो ये जो लेंथ है वो dx है और इसको, इस पे जो चार्ज है वो dq है। सपोज इस डिफरेंशियल पे जो चार्ज है वो dq है, तो dq बाई dx की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन dq बाई dx दिस इज इक्वल टू लेम्डा, और dq इज इक्वल टू लेम्डा dx। ध्यान से देखिए, dq इज इक्वल टू लेम्डा dx, ये पता लग जाएगा आपको, dq इज इक्वल टू लेम्डा dx। तो इस छोटी सी लेंथ पे कितना चार्ज होगा उसकी वैल्यू कैसे पता लग गई, लेम्डा इंटू dx। लेम्डा हमको पता होगा कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, dx से मल्टीप्लाई कर दो। 100 लेंथ पे कितना चार्ज होगा, 100 यूनिट पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा। तो यूनिट लेंथ पे अगर चार्ज आपको पता है, मीन्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो आपको कितनी भी यूनिट का चार्ज पूछा जाए आप फाइंड कर लेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें होता क्या है, इसमें अगर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लीनियरली। ठीक है, एक लीनियर वे में। जैसे आपको देखो, सिंपल सी चीज़ है, जैसे ये देखो, ये आपके पास एक लीनियर टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, लीनियर। अब इस पर अगर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये चार्ज क्या होगा, थ्रू आउट इस पूरे रॉड में लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसकी विड्थ को या ब्रेड्थ को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट करके चल रहे हैं लेंथ के कंपेयर में। लेंथ ज़्यादा है तो अब इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो लीनियर होगा। क्लियर हो गया। तो इसलिए इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, कूलम पर मीटर इसका यूनिट होता है, और ये टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, इसलिए इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं, मिटा दें इसको। क्लियर है, चलिए मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट है जो हमारा, वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए भाई, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसमें ये कैसी बॉडीज़ के लिए होता है? 2 डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए होता है। कैसी बॉडीज़ के लिए? 2 डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए। जैसे डिस्क हो गया, शीट हो गया, उस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, उस पर अगर हम चार्ज को ट्रांसफ़र करें तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो हमारा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखिए, हमने एक शीट बना दिया, ये हमने एक शीट बना दिया इस तरह से, ये हमने एक शीट बना दिया, ठीक। अब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज क्यों ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा। देखिए, विड्थ में, लेंथ में, दोनों में ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेंथ में, विड्थ में, दोनों में ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम कोई यूनिट प्लेस सेलेक्ट कर लें यूनिट एरिया पे, ठीक है, तो चार्ज ऑन यूनिट एरिया, मान लीजिए इसका एरिया कितना है? ए है, तो दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा, चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो गया हमारा? ये हो गया, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है भाई। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया। अब बहुत सारे एरिया पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यूनिट एरिया कितना चार्ज होगा? वो क्या होगा? Q/A। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लो आपको कोई 2 डायमेंशनल बड़ी सी बॉडी दे दी गई, ठीक है, यूनिट चार्ज आपको दिया है, यूनिट एरिया पे चार्ज दिया है, तो उतनी बॉडीज में कितना चार्ज होगा उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसीलिए ये सारे काम हम कर रहे हैं। यूनिट एरिया पे क्यों फाइंड कर रहे हैं? तो इसका रीज़न ये है कि अगर आपको कोई चार्ज बॉडी दे दिया, 2 डायमेंशनल बड़ी चार्ज बॉडी दे दिया, पूरे पे चार्ज पूछ रहा है, यूनिट पे दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एरिया सेलेक्ट किया है DS, एरिया हमने सेलेक्ट किया है DS या DA, क्योंकि एरिया हमने ए लिया है तो इसको हम DA से बोल दिए, ठीक है। अब DA हमने सेलेक्ट किया, डिफरेंशियल एरिया मतलब बहुत छोटा सा एरिया है। अब इस पे चार्ज हमने क्या ले लिया? इस पे चार्ज ले लिया हमने DQ ले लिया। तो अब बिल्कुल इसी तरह से हमारा सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q डिवाइड बाई एरिया, दैट इज आल्सो इक्वल टू DQ बाई DA, और DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA। मीन्स आपको यूनिट एरिया पे पता था, यूनिट एरिया पे चार्ज पता था, तो फिर ये छोटे से DA एरिया पे चार्ज कितना होगा? आपने देखा सिग्मा से क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? सिग्मा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज पता लग गया यहाँ पे। तो यूनिट एरिया पे चार्ज अगर आपको पता है तो DA एरिया पे कितना चार्ज होगा, हमने सिग्मा से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सेम उसी तरह से यूनिट पेन का प्राइस आपको 5 रुपीज़ है तो 100 पेन का प्राइस कितना होगा? इसी तरह यूनिट एरिया पे चार्ज आपको दिया है तो आपको दिस DA एरिया पे कितना चार्ज होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हमारा जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नेक्स्ट हम करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हमने क्या बताया था? इसको किसके लिए यूज करते हैं? 3D के लिए यूज करते हैं। क्या होता है? रो कूलम पर मीटर क्यूब,
रो कूलम पर मीटर क्यूब, इसका कूलम पर मीटर क्यूब यूनिट होता है और इसका सिंबल जो होता है वो रो होता है 3D बॉडीज के लिए। जैसे सिंपल सी बात है, ये कोई स्फीयर है, इसका रेडियस r है, आपने चार्ज क्यू को ट्रांसफ़र किया, ठीक है भाई, चार्ज क्यू आपने ट्रांसफ़र किया तो अब होगा क्या, ये चार्ज क्यू हर जगह पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हम इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सिचुएशन है। ये हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करने जा रहे हैं। अब इसका वॉल्यूम मान लीजिए कितना है, v है। वॉल्यूम क्या है इसका, इसका हमने मान लीजिए वॉल्यूम दे दिया v, वॉल्यूम v है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q/V, दिस इज इक्वल टू रो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं भाई इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए इसका यूनिट हो गया कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। अब फिर बात आई ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसको हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको यूनिट वॉल्यूम पे पता है चार्ज कितना है। अब आपको बहुत बड़ा सा वॉल्यूम दे दिया तो उसमें कितना चार्ज होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे आप, ठीक है। उसके लिए ये सब काम कर रहे हैं। मीन्स यूनिट वॉल्यूम पे पता है तो जितना वॉल्यूम दिया होगा उतने वॉल्यूम पे चार्ज को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। अब फिर बात आती है कि मान लीजिए यहाँ पे अब एक छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं, छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं, dv वॉल्यूम लेते हैं और इस पे चार्ज ले लेते हैं dq। तो ये dq की वैल्यू कितनी होगी, ये dq की वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, dq/dv के इक्वल कर देंगे। और यहाँ से dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो dv आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, रो dv आ जाएगी। ऐसा कॉन्सेप्ट आप रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वहाँ पे आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पे आता है ये सारी चीज़ें, वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। वहाँ पे मास के लिए होता है, यहाँ पे हम किसके लिए कर रहे हैं, चार्ज के लिए कर रहे हैं। क्लियर हो गया। वहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का बताया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज। लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं Q/L या dQ/dL बोलते हैं, dQ/dx बोलते हैं। दूसरी चीज़ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज 2 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं उसको। चार्ज पर यूनिट एरिया Q/A या dQ/dA, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3 डायमेंशनल बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। और वहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज Q/V और dQ/dV। वहाँ से हम dQ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, रो इंटू dV होता है। रो क्या होता है, क्या होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों टॉपिक मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब इसके बाद हम तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखेंगे। तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखेंगे। पॉइंट चार्ज हमको पता है लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, चलिए यही कॉन्सेप्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यही कॉन्सेप्ट हम आगे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्ज बॉडी की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम तीनों का अलग अलग यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला हमारा लीनियर
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिखाई दे रहा होगा भाई, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंड है हमारा सरफेस चार्ज सिग्मा यूज करते हैं। थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों केस में हम फार्मूला ही है, जस्ट फार्मूला हम लिख देंगे। पॉइंट चार्ज की वजह से हमको पता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखना। देखो इसके पहले हमने क्या किया है भाई, पॉइंट चार्ज की वजह से हमने फाइंड किया था, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता है, ठीक है। अब इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हमें क्या होगा, एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा डिफरेंशियल एलिमेंट, और उस पर हम जो चार्ज मानेंगे वो डी क्यू मानेंगे। और वो डी क्यू क्योंकि इतना छोटा चार्ज है, इतना कम चार्ज है, उसको हम एज ए पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इसलिए अब जितने भी क्वेश्चन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले होंगे सब में हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे जिस पे जो चार्ज होगा उसको हम डी क्यू मान लेंगे। और डी क्यू की वैल्यू हमें लीनियर में पता है, और किस में पता है हमको, सरफेस में पता है, वॉल्यूम में पता है, तीनों में पता है। तो डी क्यू की वैल्यू वहाँ से उठा के रख देंगे और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। हमको टोटल जो चार्ज बॉडी है, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा, ठीक है। तरीका स्टेप देखो क्या होता है। कोई कंटिन्यूस चार्ज बॉडी होता है, सबसे पहले हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उस पर हम चार्ज फाइंड कर लेंगे, वो पॉइंट डी क्यू वो पॉइंट चार्ज होगा। उसकी पॉइंट चार्ज की वजह से हमको फार्मूला पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और उस बॉडी को कंसीडर कर लेंगे उसमें इंटीग्रेशन में। क्लियर हो गया? तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टेप होता है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी ई लिखेंगे, डी ई लिखेंगे। और वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे आपको पता है सिंस डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के लेमडा डी एक्स डिवाइड बाई जो भी है, ये आर स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, इसको बेटर है इसको एक्स स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक। ऐसा हो गया तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे वहाँ पे। आई बात समझ में? तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, किसके लिए हो गया भाई, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। डिफरेंशियल चार्ज हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, डिफरेंशियल चार्ज हम यहाँ पे, ये फार्मूला होता है, और ये डी क्यू हमको ये पता है डी क्यू क्या होता है, ठीक है। बेटर इसको स्मॉल क्यू यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्मॉल क्यू यूज किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख दिया। तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स, ये लेमडा डी एक्स यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और ये हमें डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गई। लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। आई बात समझ में? इंटीग्रेट कर देंगे। आई थिंक इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा बेसिक में, तो बेसिक में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस में भी वही है, यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, के डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डी क्यू क्या होता है भाई, डी क्यू होता है सिग्मा डी ए होता है, सिग्मा डी ए होता है।
तो आप लिखेंगे इसको डी ई इज इक्वल टू के सिग्मा डी ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई दैट इज इक्वल टू के सिग्मा डी ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप इसको फार्मूला ही समझ सकते हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए भी आते हैं सारे, ठीक है। ये लिखने के लिए आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा। अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करना है तो हम ये यूज़ करेंगे, लीनियर यूज़ करना है तो हम ये यूज़ करेंगे, और अगर आपको वॉल्यूम यूज करना है तो वॉल्यूम के लिए डी ई हम लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, या अब यहाँ पे हम डी क्यू की वैल्यू रो डी वी लिखेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम में डी क्यू की वैल्यू क्या थी, रो इंटू डी वी था, तो डी क्यू की वैल्यू ये रखेंगे और डी ई की वैल्यू अब आ जाएगी आपकी के रो डी वी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के रो डी वी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब जैसा बॉडी होगा उसके अकॉर्डिंग डी वी की वैल्यू हम रख देंगे। आई बात समझ में। तो ये तीनों आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, तीनों की वजह से हमने फील्ड लिखा हुआ है। आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने आपको बता दिया, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब फाइंड करने वाले हैं वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फाइंड करने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये सारे बेसिक चीज़ें आपको बता दिया है कि इसमें बोर्ड के लिए कितना आना है। अब इसके बाद हम जो भी काम करेंगे वो आपका बोर्ड के लिए नहीं है, वो टोटली कंपटीशन के लिए है, IIT के लिए है, नीट के लिए है, ठीक है, बोर्ड के लिए नहीं है। तो अगर आप केवल बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल यहीं तक आप पढ़िएगा, आगे मत पढ़िएगा, आगे आपके लिए नहीं है। अब इसके बाद मैं IIT के लिए आगे इसको एक्सटेंड करता हूँ। अब डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लूँगा और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा। तो उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हम, इसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर जो बॉडीज़ हैं, चार्ज बॉडीज़ हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, फाइंड करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारा स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सब की वजह से हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं उसको करेंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम वही करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको करेंगे। और इसमें हमारा जो है वो क्या है, लीनियर रॉड लिखा हो, लीनियर वायर लिखा हो, लीनियर थ्रेड लिखा हो, ठीक है। ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट हो, लीनियर रॉड हो, लीनियर वायर हो, लीनियर थ्रेड हो, ये तीनों का एक ही है। तीनों के लिए एक ही फार्मूला हम फाइंड करते हैं, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है, लीनियर है। तो अब लीनियर वायर की वजह से, ठीक है, अब इसमें हम केस 1 केस 2, एक होता है हमारा, एक होता है एक्सियल पोजीशन पे, दूसरा होता है
ट्रांसवर्सल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। और इसके बाद जो हम करेंगे इनफाइनाइट वायर की वजह से करेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से करेंगे, और फिक्स्ड वायर की वजह से किसी एक रैंडम पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 केसेज हैं, 1 बाय 1 करके करेंगे। सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फिक्स्ड लेंथ वायर की वजह से, फिक्स्ड लेंथ वायर की वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं मिटा के वही चीज़ लिखने वाला हूँ। ठीक है, फिक्स्ड वायर की वजह से मिटा दें इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। केस 1 एट एन एक्सियल पोजीशन या एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पोजीशन और एक्सियल पॉइंट्स। तो एक्सियल पोजीशन पे होगा और केस 2 हमारा होगा इक्वेटोरियल पे। तो अभी हम एक्सियल वाला कर लेते हैं, इसके बाद इक्वेटोरियल पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक रॉड है, मान लो ये हमारे पास एक रॉड है, इसका जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है भाई, L है। ठीक है, L लेंथ पे चार्ज Q क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे जो चार्ज Q है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपको दिया हुआ है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है यहाँ पे। अब आपको जो फील्ड फाइंड करना है वो यहाँ से इस पॉइंट पे, पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस इस एंड से R है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉइंट P पे फाइंड करना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस पे पूरी रॉड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम इसको लेमडा फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेमडा कूलम पर मीटर, मीन्स पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लेमडा है। पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लेमडा है। तो Q कूलम चार्ज है L लेंथ पे। ठीक है, अब फिर बात आई क्या, डायरेक्टली हम लिख देंगे KQ/R², नहीं लिखेंगे, गलत हो गया। क्या, दिस EP इज इक्वल टू KQ/R², क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसीलिए इसके पहले हमने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सप्लेन किया है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसीलिए एक्सप्लेन किया है, और वही चीज़ अब यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो अब देखो हमने क्या किया, अब देखो हमने यहाँ पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट किया, एक डिफरेंशियल एलिमेंट dx लेंथ का, और यहाँ से जो इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने x ले लिया। ध्यान से देखो आप इसको अच्छे से, इसका जो लेंथ है यहाँ से पॉइंट P से इसका जो डिस्टेंस वो x है, x डिस्टेंस पे dx लेंथ हमने कंसीडर किया, एक डिफरेंशियल स्ट्रिप कंसीडर किया। इस पे जो चार्ज है वो हमने dq ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले केस में हम क्या करेंगे, पहले केस में लेट अस बी कंसीडर, पहले केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस बी कंसीडर a differential length dx at which charge will be dq, that is also lambda dx, dq दैट इज लेमडा dx। ये आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से याद होगा, पता लगा कि नहीं, इसीलिए पहले हमने उसको कराया भाई।
इसीलिए पहले कराया। अगर आप वो नहीं किए हैं तो पहले उसको करिए, आप इसी में ही है, तो उसके बाद इसको आप समझ जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स। अब हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिफरेंशियल चार्ज एट P पे, क्योंकि उसकी डिस्टेंस हमने कितना लिया भाई, x लिया है। आप फटाफट लिख लेंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो क्यू यहाँ पे क्या है, डी क्यू है, तो और डिफरेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डिफरेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। दिस बिकम्स के डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, या डी क्यू की वैल्यू आपने देखा ही है, लेमडा डी एक्स है, तो क्या आ जाएगा, के लेमडा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आप अच्छे से देखें इस चीज़ को, ये डी ई की वैल्यू आ गई के इंटू लेमडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब बात आती है लिमिट की, तो इसके लिए थोड़ा सा लिमिट आपको समझना पड़ेगा। यही लिमिट अगर आपने सही रखा तो आंसर सही आएगा, लिमिट गलत रखा तो गलत आएगा। आप बस इतना सोचो कि हम लिमिट ऐसा क्या रखें कि ये रॉड कंसीडर हो जाए, ये बीच का स्पेस में ऐसा ना हो कि आप ऐसा कंसीडर करो कि ये भी चार्ज में आ जाए। ये चार्ज नहीं है, चार्ज केवल इस लेंथ एल में ही है, ठीक है। तो एक्स की क्या लिमिट होनी चाहिए, सोचो, एक्स की लिमिट आर टू आर प्लस एल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आर प्लस एल से आर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एल लेंथ बचेगा कि नहीं बचेगा, तो लेंथ जो लिमिट होना चाहिए वो आर टू आर प्लस एल होना चाहिए। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, मिटाने जा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, मिटा रहा हूँ, ओके ठीक, ये लिख दिया। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P will be EP integration of DEP that is K lambda dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और लिमिट रख देंगे हम आर टू आर प्लस एल। यही चीज़ आपको ध्यान से देखना भाई, यह अगर आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन ख़त्म है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, -1/x होता है, रख दिया हमने इसको। तो EP आ गया -1/x लिमिट आर टू आर प्लस एल, और यहाँ पे k इंटू लेमडा हो गया कॉमन। तो देखो क्या बना, दिस एम्प्लाइज EP इक्वल टू के लेमडा इंटू, देखो क्या होगा, -1/r प्लस एल और प्लस 1/r, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या ऊपर बचेगा, l बचेगा, तो के लेमडा एल डिवाइड बाई के लेमडा एल डिवाइड बाई r इंटू आर प्लस एल, r इंटू आर प्लस एल। तो ये हमारा EP आ गया के लेमडा एल डिवाइड बाई r इंटू आर प्लस एल। आप ध्यान से देखो, कभी मान लो आपका ये एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहा है, आप डायमेंशनली चेक कर सकते हो। डायमेंशनली के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो लेमडा इंटू एल क्या हो गया, चार्ज, टोटल चार्ज हो गया Q, और बाई एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये एल है और ये भी एल है, तो एल स्क्वायर बना कि नहीं बना, बन गया। डायमेंशनली भी क्या है, ये राइट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू बाई आर इंटू आर प्लस एल। तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपका केस 1 है, आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, दिखाई दे रहा है इसको, ठीक है। तो के क्यू बाई आर इंटू आर प्लस एल है, इम्पोर्टेंट है। ये आ गया एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा। अब इसके बाद हम इक्वाटोरियल पोजीशन पे फाइंड करेंगे, दैट इज केस नंबर 2। मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए आप, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूँ इसको मैं। ये था हमारा केस 1। केस 2 है,
वो थोड़ा सा लिटिल बिट आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारा केस 2 है, इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल अभी से बता दे रहा हूँ मैं, और डाइपोल में भी आने वाला टॉपिक है ये, डाइपोल में भी आता है कि इक्वाटोरियल क्या होता है। अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं, एट एन इक्वाटोरियल लाइन या पोजीशन। इक्वाटोरियल लाइन क्या है, जैसे ये हमारे पास ये रॉड था, ये रॉड था, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, ध्यान दो, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है यही हमारा इक्वाटोरियल लाइन होगा। यही चीज़ हम डाइपोल में भी पढ़ेंगे। तो दिस इज इक्वाटोरियल लाइन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इक्वाटोरियल लाइन क्या है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वही इक्वाटोरियल लाइन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब इस लाइन पे कहीं भी इधर कहीं भी आपको फील्ड फाइंड करना है। अब हमने ये पॉइंट P ले लिया और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ये R डिस्टेंस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। EP क्या होगा, तो आपका जो काम है यहाँ पे वो है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। अब यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्ज Q जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैम्डा चार्ज मान लो इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो R डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फिर से वही तरीका, हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, KQ/R² हम नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया, बिकॉज दिस इज ए कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, दिस इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, दिस इज नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, या दिस इज नॉट ए डिसकंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, दिस इज कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। यहाँ डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए अब यहाँ पे फिर से हमें वही डिफरेंशियल मेथड यूज करना पड़ेगा। एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, डिफरेंशियल चार्ज लेना पड़ेगा, उसकी वजह से फील्ड लिखना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और तब जाके नेट फील्ड आएगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो हम यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये देखिए, ये एक हमने डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर किया, दिखाई दे रहा आपको। ये डिफरेंशियल एलिमेंट, इसका जो लेंथ है वो dx है और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो x है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसका जो लेंथ हो जाएगा वो R² + x² का अंडर रूट हो जाएगा। अच्छे से देखो आप। अब दूसरी चीज़, फील्ड जो होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। देखो भाई, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके प्रीवियस लेक्चर में, जो फील्ड है या फोर्स है क्या होता है, एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू दैट पोजीशन, एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू दैट पोजीशन। चार्ज अगर ये है, ये चार्ज है, यहाँ पे फील्ड लिखना है तो इसको कनेक्ट करने वाली लाइन ये है, इसी के एलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी के एलोंग ही फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन में, इसी के एलोंग, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये पॉइंट चार्ज, हमने डिफरेंशियल एलिमेंट dq लिया है, dx लिया है, तो इस पे जो चार्ज होगा उसको हम क्या ले लेंगे, dq, और इस dq की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, लैम्डा इंटू dx होती है। समझ में आ रहा, लैम्डा इंटू dx होती है। अब यहाँ पे फिर से वही, लेट अस वी कंसीडर डिफरेंशियल एलिमेंट dx at which charge will be dq, that is lambda dx। क्लियर हो गया, चार्ज क्या होगा, लैम्डा dx। अब इसकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लिखना है, ये R है, ये x है, तो ये R² + x² का अंडर रूट हो गया। तो so electric field at P due to this differential charge, due to this differential charge
will be dep this is equal to k dq by r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सोचो भाई, इक्वेशन नंबर 1 ऐसा क्यों हुआ? dp इलेक्ट्रिक फील्ड है, k dq बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? यही बन जाएगा ना, अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए ये फील्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा? अब दूसरी बात, इस वाले एलिमेंट की वजह से फील्ड इधर है, सिमेट्रिकली यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे एलिमेंट होगा, उसकी वजह से फील्ड क्या होगा? इधर होगा। तो दो फील्ड। अब देखिए, अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। अब मान लीजिए अगर ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो ये एंगल थीटा होगा, तो डी ई पी साइन थीटा इस पे होगा, और इस पे क्या होगा? डी ई पी कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, डी ई पी कॉस थीटा इधर, डी ई पी साइन थीटा इधर। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, डी ई पी साइन थीटा एंड डी ई पी कॉस थीटा। ठीक, तो अब ये इस वाले एलिमेंट की वजह से हुआ। सेम अगर हम सिमेट्रिकली यहाँ भी सेलेक्ट करें, मैं अभी जस्ट आपको करके बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सिमेट्रिकली यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करें इस तरह से, इसकी वजह से फील्ड क्या होगा? इधर होगा। इसका कंपोनेंट क्या होगा? एक इधर होगा और एक क्या होगा? इधर होगा। और अगर ये भी डी क्यू है तो ये भी डी क्यू है, और डी क्यू की वजह से इधर भी डी ई पी, तो इसका डी ई पी कॉस थीटा इधर, डी ई पी साइन थीटा इधर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा कैसे हो रहा है, कैंसिल क्यों हो रहा है। तो डी पी साइन थीटा, ये तो हमने 2 एलिमेंट लिया। ऐसे यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट्स, बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे। हर एक की वजह से जो साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे का। इधर x पे है, इधर x पे है, इधर x1 पे है, इधर x1 पे है, इधर x2 पे, इधर x2 पे, तो सारे कंपोनेंट, सारी फील्ड का जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कौन सा? कॉस थीटा कंपोनेंट बचेगा। क्लियर हो गया? आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो डी पी कॉस साइन थीटा कैंसिल हो गया। डी पी कॉस थीटा जो इस एक्सिस के एलॉन्ग है वही क्या हो जाएगा? सबका ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाने वाला हूँ मैं। इन दिस केस डी ई पी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल्ड आउट। ठीक है, कैंसिल्ड आउट, एंड डी ई पी cos थीटा कंपोनेंट एडेड अप। तो डी पी कॉस थीटा ऐड हो जाएगा और डी पी साइन थीटा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, मिटा देता हूँ मैं फटाफट, इसको भी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, हाँ, तो आपने देखा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी ई पी इंटीग्रेशन डी ई पी कॉस थीटा। ध्यान रहे, डी ई पी कॉस थीटा। तो ई पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डी ई पी की वैल्यू रखा था आपने के लेमडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा देखो क्या था? ये थीटा था, ये डी ई पी था, ये एक्स था, ये आर था। तो कॉस थीटा क्या होगा भाई? कॉस थीटा हो जाएगा आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट।
ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट था ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देख लीजिए कॉस थीटा क्या होगा, रख दीजिए यहाँ पे आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ये बन गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने के बाद होगा के लेमडा डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे आर भी होगा आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। अब ध्यान से देखो आप, ये x है, ये पूरी लेंथ क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी थी, l थी। तो ये लेंथ कितनी हो गई अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, l/2। ये भी क्या है, l/2। तो लिमिट -l/2 टू l/2 रख सकते हैं x की, माइनस l/2 टू l/2 इज द लिमिट। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो -l/2 टू l/2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, दिस इज स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन। ये आप जब 12th इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखो हम इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, हमने ले लिया लेट x इज इक्वल टू आर tan थीटा। ध्यान से देखो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये dx की वैल्यू हो गई। और जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है इसकी पावर 3/2 है। आप ध्यान से देखो जब रखोगे तो दिस बिकम r क्यूब सेक क्यूब थीटा आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए, रखिए इसमें यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ इंटीग्रेशन के लिए, इसको बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इंटीग्रेशन में इसको बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और वही करके इसको मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। चलिए रखते हैं इसको। तो अब ये आया -l/2 टू l/2, ठीक, -l/2 टू l/2 के लेमडा आर dx की वैल्यू रख दीजिए, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू आपने अभी देखा है, इसकी वैल्यू क्या देखा है, r क्यूब सेक क्यूब थीटा देखा है। तो आप ध्यान से देखो r स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो के लेमडा बाई आर कॉस थीटा, ठीक है, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा। मिटा दें इसको, नोट कर लो भाई, फटाफट नोट कर लो, मिटाने जा रहा हूँ मैं। चलिए तो ईपी की जो वैल्यू आ गई के लेमडा आर डिवाइड बाई के लेमडा डिवाइड बाई आर, के लेमडा डिवाइड बाई आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन -l/2 टू l/2, ठीक है। चलिए अब यहाँ से के लेमडा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, कंफ्यूज मत होना। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा -l/2 टू l/2। अब बात आती है जो हमने जो अपनी तरफ से माना था, वो क्या माना था, x इज इक्वल टू आर tan थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू x/r। तो अगर ये थीटा है, ये x है, तो ये r होगा, तो ये x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो यहाँ साइन थीटा आया, साइन थीटा यहाँ से क्या होगा, x बाई दिस वैल्यू, तो दिस बिकम्स के लेमडा बाई आर, ये आ गया x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2, लिमिट -l/2 टू l/2। ध्यान से देखो भाई, l/2 -l/2 l बन जाएगा, तो यहाँ आ गया के लेमडा l/r, और यहाँ l/2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा
आर स्क्वायर 4r², क्या हो जाएगा 4r² प्लस l²। मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, आप इसको देख लीजिएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। लैम्डा एल की जगह क्यू रख सकते हो, तो 4kl, ठीक है, 4kl क्या l/2l आ जाएगा, 4kl नहीं आएगा, l²/4 है, 4 से अंडर रूट जाएगा, 4kl नहीं होगा, यहाँ पे 2kl होगा, सॉरी 2k होगा। ठीक है, अंडर रूट में है ना भाई, यहाँ पे क्या है, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट 4 से बाहर क्या आएगा 2 आएगा, इसलिए क्या होगा 2k लैम्डा एल आ जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। और ये हमने 2 केस करा दिया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 2 केस कंप्लीट हो गया है। एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, बहुत अच्छे से हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। तो इसको आप अच्छे से गो थ्रू, ठीक है, सारी चीज़ें देखें स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।